हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियोज़ में आपको बताया था कि अगस्त 1972 में युगांडा के डिक्टेटर इडी अमीन ने एकदम से ये घोषणा की कि जितने भी एशियन मूल के लोग युगांडा में हैं उन्हें उस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। उस समय भारत सरकार ने हमारे हाई कमीशन की जो कंपाला में था सहायता के लिए विदेश मंत्रालय से एक 3 सदस्यीय दल भी भेजा। और किस प्रकार जब हम लोग पहली बार युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर पहुँचे तो 18 अगस्त 1972 को वहाँ के इमिग्रेशन अधिकारियों ने हमें प्रवेश नहीं दिया और वहाँ से लौटा दिया था। फिर हम लोग केन्या की राजधानी नैरोबी में ठहर गए और 3 दिन पश्चात 21 अगस्त 1972 को हम किसी प्रकार युगांडा पहुँच गए। उसके बाद तो वहाँ एशियाई मूल के लोगों के निकलने का घटनाक्रम शुरू हो गया था। एक बहुत ही अनिश्चितता का माहौल था। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद इदी अमीन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर वहाँ से एशियाई लोगों को निकालने के लिए ज़्यादा समय दे देगा, लेकिन इदी अमीन अपने घोषणा पर अड़ा रहा और उसने एशियाई मूल के लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो जल्दी से जल्दी युगांडा से निकल जाएं। और इस प्रकार अगस्त के अंत में ही वहाँ से लोगों का निकलना शुरू हो गया। सितंबर और अक्टूबर में काफ़ी लोग वहाँ से निकल गए। ज़्यादातर लोगों ने पहले अपने परिवार और बच्चों आदि को वहाँ से भेज दिया था और जो लोग खुद वहाँ अपना कारोबार कर रहे थे वो लोग फिर बाद में धीरे धीरे वहाँ से निकले। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना थी कि वहाँ पर बरसों से रहने वाले जिन लोगों का स्थायी प्रवासी युगांडा बन गया था उन सब लोगों को अपना घर बार संपत्ति सब छोड़कर वहाँ से अकस्मात निकलना पड़ा। उनमें से अधिकतर तो ब्रिटिश पासपोर्ट धारक थे जो लोग इंग्लैंड चले गए। उनमें से कुछ लोग भारत का वीज़ा लेकर पहले भारत आ गए और बाद में यहाँ से इंग्लैंड गए। और उस 50,000 की संख्या में लगभग 5,000 लोग भारतीय पासपोर्ट धारक थे जो कि भारत आए। भारत आने वाले लोगों के लिए हमने मोम्बासा से जहाज़ों में बम्बई तक आने की व्यवस्था भी की थी और उन लोगों को कंपाला से मोम्बासा तक पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियों का बंदोबस्त भी किया था, जिसमें भारतीय हाई कमीशन के लोगों ने खुद उन यात्रियों के साथ युगांडा और केन्या के बॉर्डर तक यात्रा की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि रास्ते में उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ये सब बड़ा विचित्र अनुभव था और इसमें हम लोग काफ़ी संलग्न रहते थे काम में। सुबह से शाम तक बहुत व्यस्त रहते थे उन लोगों के कागजात वगैरह तैयार कराने में, फिर उनको भेजने की व्यवस्था करने आदि में। तो इस प्रकार अक्टूबर के अंत तक काफ़ी भारतीय और ब्रिटिश पासपोर्टधारी लोग वहाँ से निकल गए थे। तब एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई कि कुछ भारतीय जो युगांडा के नागरिक थे वो वहाँ रह गए। अब इदी अमीन इन लोगों को वहाँ से निकाल तो सकता नहीं था,
तो उसने इन लोगों को तंग करने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उसने ये घोषणा करवाई कि जो लोग युगांडा का नागरिक होने का दावा करते हैं उन्हें अपनी नागरिकता का सत्यापन कराना पड़ेगा, सारे कागजात ले जाकर वहाँ के इमिग्रेशन कार्यालय में दिखाकर, और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो युगांडा के नागरिक हैं। जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसको युगांडा छोड़ना पड़ेगा। अब ये प्रक्रिया जब शुरू हुई तो वो वहाँ के अधिकारी बहुत सारे लोगों के कागज़ों को गलत सलत बता के उनमें कमियां निकाल के और ये कहने लगे कि ये लोग युगांडा के नागरिक नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये लोग बिल्कुल स्टेटलेस हो गए। न तो इनके पास भारतीय और ब्रिटिश पासपोर्ट था कि ये भारत या इंग्लैंड चले जाएं, और ना ही युगांडा वाले इनको युगांडा का नागरिक समझ रहे थे। तो इस प्रकार के जो कुछ हज़ार 3-4 हज़ार लोग रहे होंगे, उन लोगों के लिए तो स्थिति बहुत ही विकट हो गई। इसके अलावा जिन लोगों की युगांडा नागरिकता मान ली गई थी उनके लिए भी इदी अमीन ने ये घोषणा की कि उन लोगों को शहरों में नहीं रहने दिया जाएगा। उसने ये कहा कि नवंबर के मध्य तक इन सब लोगों को शहरों से निकालकर गांवों और जंगलों में भेज दिया जाएगा, जहां वो खेती करेंगे, और जिस तरह से वहाँ के अफ्रीकन लोग वहाँ जंगलों में और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं उस तरह से वहाँ रहेंगे, इनको शहरों में नहीं रहने दिया जाएगा। अब ये भी एशियाई लोगों के लिए एक बहुत ही भारी विपत्ति थी कि वो कैसे गाँव में जाके रहते। वो उस प्रकार के जीवन के आदी नहीं थे, ना कभी उन्होंने अफ्रीका के जंगलों में खेतीबाड़ी आदि का काम किया था। तो इस प्रकार से एक तरह से उनको भी मजबूर किया जा रहा था कि वो युगांडा से निकल जाएं। इस स्थिति में समस्या ये खड़ी हुई कि ये लोग जाएंगे कहाँ। या तो ये स्टेटलेस है या ये युगांडा के नागरिक है, और इन्हें न भारत लेगा न इंग्लैंड इनको अपने यहाँ आने देगा। उस समय यूनाइटेड हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ ने कई देशों से बात करके उनको मनाया कि इन लोगों को आप शरण दे दो, और बाद में ये लोग अपने अपने तरीके से वहाँ स्थायी निवास कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ के आग्रह पर अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ये कई देश तैयार हो गए कि वो युगांडा से आए हुए इन स्टेटलेस शरणार्थियों को या युगांडा के नागरिकों को जो वहाँ यानी नहीं रह पाते हैं अपने यहाँ शरण दे देंगे। अब दूसरी समस्या ये आई कि इतने सारे लोगों को 10-15 दिन के अंदर युगांडा से निकाला कैसे जाए। और फिर उस वक्त तक तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया था, तो जहाँ कहीं भी ये जाएंगे उनके रहने की कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब यूरोप के कई देशों ने ये बात मान ली कि वहाँ पर इन लोगों के लिए कैंप बनाए जाएं, जहाँ युगांडा से निकालकर पहले एकदम तो इन लोगों को उन कैंप्स में भेज दिया जाए, और बाद में जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ इनको शरण मिलती है ये लोग चले जाए। लेकिन पहली बात ये थी कि उनको किसी तरह से युगांडा से निकालना है, नहीं तो इडी अमीन उनको ज़बरदस्ती जंगलों में भेज देता। अब दूसरी समस्या ये आई कि इन लोगों को निकाला कैसे जाए। उस वक्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन नाम की एक संस्था ने इस बात का बीड़ा उठाया, और उन्होंने स्पेशल फ़्लाइट्स चार्टर की जो कि सीधे युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट से इन लोगों को जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य स्थानों पर वहाँ से निकालकर भेज सकती थी। इस प्रकार ये लोग जो सबसे अधिक विकट स्थिति में थे, ये सब लोग यूरोप चले गए। वहाँ से फिर आगे अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, जहाँ जहाँ
इनको शरण मिली, वहाँ चले गए। और अगर देखा जाए तो आखिर में ये लोग भाग्यशाली ही रहे कि उनको अच्छे देशों में जाके रहने का अवसर मिल गया। ये काफ़ी टैलेंटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए जहाँ कहीं भी गए इनको वहाँ सेटल होने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इस प्रकार से ये एक बड़ी अजीब स्थिति थी कि जो लोग सबसे ज़्यादा दुखी थे और जिनको लग रहा था कि उन्हें बहुत अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ेगा, भगवान ने उनकी सुनी और वो लोग अच्छे अच्छे देशों में, विकसित देशों में जाके सेटल हो गए, वहाँ उनको अवसर मिल गया। कनाडा के साथ एक और बात हुई कि इस्माइली समुदाय के मुखिया आगा खान ने कनाडा के साथ एक समझौता करके 3000 इस्माइलीज़ को कनाडा में सेटल कराने का मनवा लिया। और इस प्रकार वो लोग भी वहाँ कनाडा में जाके सेटल हो गए। और ये एक संयोग की बात है कि जब 2014 में मैं खुद कनाडा गया था तो वहाँ मुझे युगांडा से गया हुआ एक इस्माइली परिवार मिल गया, जिन्होंने मुझे बताया कि जब वो युगांडा से सीधे कनाडा आए थे तब से लेके उस समय तक कनाडा में ही थे और वहाँ पूरी तरह से सेटल थे। तो युगांडा में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसकी एक ये कहानी जो उन लोगों के बारे में है जो कि स्टेटलेस हो गए थे या जो युगांडा के नागरिक थे लेकिन वहाँ रहने में जिनको कठिनाई हो रही थी, मैंने आपको बताई। अगले बार और भी कुछ रोचक बातें बताएंगे जो कि 1972 के उस समय में हुई थी जब ईदी अमीन ने इतने सारे एशियाई लोगों को वहाँ से निकाल दिया था।